हेलो एवरी स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हम जान चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। इसे जानने के लिए आप पिछले क्लास देख सकते हैं। जितनी भी क्लासें हैं पिछली देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसमें हम बताएंगे एग्जाम में पहले लिखेंगे। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परिवर्तन के है। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी के बीच की अल्प दूरी 2l है। हम अल्प दूरी 2l इसलिए मानते हैं क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव मतलब इसे हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। ये दूरी l और ये दूरी l। वैद्युत द्विध्रुव की टोटल दूरी कितनी हो गई? 2l। तो लिखेंगे माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परिवर्तन k है। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी के बीच की अल्प दूरी 2l है। माना बिंदु ए पर माइनस q आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस q आवेश स्थित है, जैसा कि चित्र में आप लोग देख सकते हैं। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं प्लस q आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं किधर निकलती हैं? बाहर की तरफ। तो जब प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोग गणना करेंगे तो ये पाएंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर वो बाहर की तरफ है। तथा हम ये भी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं सदैव अंदर की तरफ आती हैं। तो माइनस q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी वो अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ है। यहाँ आप देख सकते हैं अंदर की तरफ होगी। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव के बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हमें पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला जो पिछली कक्षा में पढ़ाया जा चुका है, लर्न करना अति आवश्यक है, याद रहना चाहिए ये फॉर्मूला। तो हम प्लस क्यू आवेश के कारण E1 ज्ञात करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ हमें मिल जाएगा E1 इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूले में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ भी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन आर का वैल्यू हम लेंगे। आर का वैल्यू मतलब बी से पी तक की दूरी, और बी से पी तक की दूरी ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ये इस ट्रायंगल को दो पार्ट में बांट लेते हैं, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल। तो इस पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कर्ण इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लिखेंगे पीबी इक्वल टू, आधार का वैल्यू कितना है? यल है, यल स्क्वायर, और लंब का वैल्यू आर है तो प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से आर का वैल्यू हम लोग बी से पी तक की दूरी, आर का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमें आर का वैल्यू मिल गया कितना? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम जानते हैं रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, और इंटू में कितना है? 2। तो 1/2 और इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएंगे, और बचेगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 ज्ञात करते हैं, E2। तो यहाँ पुनः
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा 1/4πε0 के, और क्यू का वैल्यू तो वही है सेम, क्यू लिए हैं तो क्यू अपॉन, अब हम ए से पी तक की दूरी लेंगे, ए से पी तक की दूरी लेंगे, और ए से पी तक की दूरी के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये ट्रायंगल देखेंगे, ये ट्रायंगल, तो पाइथागोरस प्रमेय अभी हम बताए हैं, कॉड स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यहाँ कॉड एपी तो लिख सकते हैं एपी इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ए से पी तक का डिस्टेंस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में मिल गया है, ये लाकर हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होल स्क्वायर है आर का तो यहाँ भी होल स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और E2 का मान हमें मिल जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब पुनः हम फिगर में देखते हैं, अगर इसका ऊर्ध्वाधर घटक देखा जाए, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऊर्ध्वाधर घटक देखा जाए, तो E1 साइन थीटा ऊपर की तरफ होगा, E2 साइन थीटा नीचे की तरफ, E1 साइन थीटा ऊपर जा रहा है, E2 नीचे आ रहा है, तो E1 साइन थीटा से E2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम क्षैतिज घटक देखते हैं, क्षैतिज घटक, तो हम यह पाते हैं E1 cos थीटा, क्षैतिज घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में होने के कारण जब हम परिणामी तीव्रता E का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, और यहाँ लिखेंगे E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, साइन थीटा को छोड़ देते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ हमें मिला E इक्वल टू 1/, अब यहाँ पर E1 का वैल्यू पुट कर देते हैं, E1 का वैल्यू यहाँ से, तो यहाँ मिल जाएगा 1/4πε0 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कॉस थीटा प्लस E2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/4πε0 के, और क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है। अब हम कॉमन निकालते हैं तो देखते हैं 1/4πε0 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, 1/4πε0 के क्यू अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों में सेम है तो दोनों को हम इसे कॉमन ले लेते हैं, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा, इसकी जगह पे ये कॉमन हो गया तो 1 बचा, और ये भी टोटल कॉमन हो गया है तो यहाँ कितना बचा है 1 बचा। अब यहाँ क्या करेंगे 1 और 1 ऐड कर लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2। अब हम cos थीटा का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, पुनः फिगर पे चलते हैं, cos थीटा तो हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो यहाँ आधार का वैल्यू यल हो गया, और अपॉन में कर्ण का वैल्यू अभी हम कितना निकाले हैं, पी बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमें cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल टू यल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस वैल्यू को हम इस cos थीटा की जगह पे पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2। अब बताना है, हम जानते हैं पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव P इक्वल टू 2QL, तो यहाँ 2 है QL इंटू में, तो 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 के P अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में है, यहाँ है, और यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, कोई पावर नहीं है दोनों पे, तो यहाँ पर पावर 1 मान लेंगे और इस पे पावर 1/2 मान लेंगे, ये सेम है, दोनों सेम होने के कारण क्या होंगे, पावर इनके जुड़ जाएंगे, पावर हो जाएंगे 1 + 1/2। अब हमें मिल जाएगा E इक्वल टू
1/4πε0 के P अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 2 1 2, 2 और 1 3, 3/2 पावर मिल जाएगा। और इससे के बाद हम जानते हैं ये जो है 2L क्या है, अल्प दूरी, तो ये L क्या होगा, और भी कम होगा, अल्प से भी कम है। तो हम मान सकते हैं यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R हो तो E इक्वल टू कितना में मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 1/4πε0 के P अपॉन R पे स्क्वायर, और ये 3/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमें मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 के P अपॉन R क्यूब। यही जो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।